असहयोग आंदोलन, कारण, विशेषताएं और तथ्य। असहयोग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि इसने ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ एकजुट प्रतिरोध में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाया था। इसमें सरकारी संस्थानों, स्कूलों और अदालतों का बहिष्कार सहित कई कार्रवाइयां शामिल थीं। इस लेख में इस आंदोलन को और गहराई से समझाने की कोशिश की गई है। असहयोग आंदोलन, कारण, विशेषता और तथ्य। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया असहयोग आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के दमनकारी शासन के खिलाफ एक शक्तिशाली सत्याग्रह आंदोलन के रूप में कार्य करता था। इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए अन्यायपूर्ण कानूनों और कृत्यों का अहिंसक विरोध करना था। इस आंदोलन के मूल में स्वराज का मंत्र था। अपने संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए लोगों ने सक्रिय रूप से ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने और स्थानीय रूप से निर्मित हस्तनिर्मित उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने में भाग लिया। आंदोलन को जनता से महत्वपूर्ण गति और व्यापक समर्थन मिला। लोगों ने सविनय अवज्ञा के विभिन्न कृत्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया। ब्रिटिश संस्थानों से सहयोग वापस लेने से उनके अधिकार के मूल पर आघात हुआ और भारत पर शासन करने में उनकी वैधता को चुनौती मिली। असहयोग ही क्यों? जैसा कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में लिखा है, ब्रिटिश भारत में भारतीयों के सहयोग से ही बच सकते थे। इसलिए अगर भारतीयों ने सहयोग करने से इनकार कर दिया तो हम ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के लिए स्वराज प्राप्त कर सकते हैं। क्या था यह असहयोग आंदोलन? वर्ष 1920-21 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने जन राजनीति और लामबंदी के एक नए चरण में प्रवेश किया। ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए 2 जन आंदोलन, खिलाफत और असहयोग का गठन किया गया। ब्रिटिश संस्थानों, कानूनों और नीतियों के साथ असहयोग के माध्यम से ब्रिटिश शासन का शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए भारतीय जनता को संगठित करने के लिए 1920 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन। गांधी जी जानते थे कि भारत में कोई भी व्यापक आंदोलन हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के बिना आयोजित नहीं किया जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध हाल ही में तुर्की की हार के साथ समाप्त हुआ था। इस्लामिक दुनिया के आध्यात्मिक प्रधान खलीफा को मुसलमानों इज्जत से देखते थे। चूंकि खलीफा पर कठोर शांति संधि लागू करने की अफवाहें थी, खलीफा की शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। इसलिए मुस्लिम भाई मोहम्मद अली और शौकत अली ने ब्रिटिश विरोधी आंदोलन शुरू किया और गांधी जी के साथ एकजुट सामूहिक कार्य की संभावना पर चर्चा की। सितंबर 1920 में हुए कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के भी समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए राजी किया। असहयोग आंदोलन के लिए उत्तरदायी कारण। इस आंदोलन के पीछे प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित रॉलेट एक्ट के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया गया और इसने पुलिस शक्तियों को बढ़ाया गया। यह अधिनियम लॉर्ड चेम्सफोर्ड के वायसराय रहने के समय पारित किया गया था, जिसने सरकार को देश में राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए भारी शक्तियां दी और 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी। इस अधिनियम की शैतानी और अत्याचारी कहकर आलोचना की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में एकत्रित हजारों लोगों पर गोलियां चलाईं, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए। उनका उद्देश्य, जैसा कि उन्होंने बाद में घोषित किया था, लोगों पर नैतिक प्रभाव पैदा करना था। मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत सरकार अधिनियम 1919 के रूप में मोंटागू चेम्सफोर्ड के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधार स्वशासन और जिम्मेदार सरकार के लिए भारतीय आकांक्षाओं से कम थे। अधिकांश नेताओं ने इसे निराशाजनक और असंतोषजनक कहा। प्रथम विश्व युद्ध ने देश में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का निर्माण किया। रक्षा व्यय में भारी वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ाया गया और आयकर पेश किया गया। 1913 और 1918 के बीच के वर्ष के दौरान कीमतें बढ़कर दोगुनी हो गईं, जिससे आम लोगों के लिए अत्यधिक कठिनाई हुई। भारत के कई हिस्सों में फसल खराब हुई, जिसके परिणामस्वरूप भोजन की भारी कमी है। इस समय एक इन्फ्लुएंजा महामारी भी साथ ही साथ था। युद्ध समाप्त होने के बाद भी लोगों की कठिनाई जारी रही और अंग्रेजों द्वारा कोई मदद नहीं की गई।
असहयोग आंदोलन की विशेषताएं। असहयोग आंदोलन की अनिवार्य विशेषता ये थी कि अंग्रेजों की क्रूरताओं के खिलाफ लड़ने के लिए शुरू में केवल हिंसक साधनों को अपनाया गया था। इस आंदोलन ने अपनी रफ्तार सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को लौटाकर और सिविल सेवाओं, सेना, पुलिस, अदालतों और विधान परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके किया गया। देश में विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, C. राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे कई वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। इससे विदेशी कपड़े का आयात 1920 और 1922 के बीच बहुत गिर गया। जैसे जैसे यह आंदोलन फैलता गया, लोगों ने सभी आयातित कपड़ों को त्यागना शुरू कर दिया और केवल भारतीय कपड़ों को पहनना शुरू कर दिया, जिससे भारतीय कपड़ा मिलों और हैंडलूमों का उत्पादन बढ़ गया। किस कारण से असहयोग आंदोलन मंद हो गया? अनुशासन की कमी और हिंसा। महात्मा गांधी को एहसास हुआ कि भारतीय जनता सविनय अवज्ञा और असहयोग के राष्ट्रव्यापी संघर्ष के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। स्वराज के अपने स्वयं के अर्थ के साथ लोगों के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसात्मक हो गई थी। चौरी चौरा आंदोलन। 5 फरवरी 1922 को नाराज किसानों ने यूपी के चौरी चौरा में एक स्थानीय पुलिस स्टेशन पर हमला किया। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी मारे गए। इस समय किसानों को उकसाया गया क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलीबारी की थी। इसके चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। खिलाफत का उन्मूलन। असहयोग आंदोलन के मुद्दों में से एक, खिलाफत ने अपनी प्रासंगिकता खो दी। स्वयं तुर्कों ने मुस्तफा कमाल के नेतृत्व में पहले 1922 में ओटोमन सल्तनत को समाप्त कर दिया और फिर 1924 में खलीफा के कार्यालय को भी समाप्त कर दिया। जातीय क्रांति का मुद्दा। असहयोग आंदोलन धीरे धीरे जमींदारों के विरुद्ध लगान रहित आंदोलन में परिवर्तित हो रहा था। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व का जमींदारों के कानूनी अधिकारों को कम करने का कोई इरादा नहीं था। गांधी जी का लक्ष्य जातीय क्रांति के बजाय एक नियंत्रित जन आंदोलन था जिसमें विभिन्न भारतीय वर्ग शामिल थे। परिणाम स्वरूप वह इस आंदोलन को जारी रखने के खिलाफ थे, जिससे जातीय क्रांति हो सकती थी। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल लाइव स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।